नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात तेलंगाना रेसिडेंशियल माइनॉरिटी स्कूल्स की। रियासत के अक़लियती अक़ामती स्कूल से आजकल कुछ नाकाबिल यकीन ख़बरें आ रही हैं। ख़ास तौर पर तालिबात के स्कूल से आने वाली ख़बरें तशवीशनाक हैं। वैसे तो ये स्कूल्स पूरी तरह एक्टिव नहीं हैं, लेकिन शिकायत बहुत ज़्यादा हैं। पिछले चंद दिनों में इन स्कूल्स की शिकायत में इजाफा हुआ है। सीनियर और सरकारी स्टाफ की जानिब से आउटसोर्सिंग और छोटे दर्जे के अक़लियती स्टाफ को हरासानी की शिकायत सामने आई है। कुछ दिन कबल जगतियाल और फिर हाल ही में निज़ामबाद ज़िले में इस तरह की शिकायत की खबर आई थी। मकामी समाजी कारकुनों और दीगर स्टाफ की मदद से इन मसलों को हल कर लिया गया और मुतासरीन को राहत मिली, लेकिन इस तरह की खबरें टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हैं। माजी में इस तरह की शिकायत सामने आई थी। याद रहे कि रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स हैं। इनमें लड़कियों के स्कूल्स की तादाद भी खातिर ख्वाह है। ऐसे में अगर स्टाफ और टीचर्स के किरदार पर ही सवालिया निशान हो तो वहाँ तालीम हासिल करने वाली तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवाल खड़े होते हैं। याद रहे कि 3 साल कबल ही एक इम्तिहान के ज़रिए अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में मुस्तक़िल मुलाज़मीन का तक़र्रुर हुआ था। ये इम्तिहान इस अंदाज में रखा गया कि अक़लियती तबक़े के अफराद इसमें शिरकत ही नहीं कर सके, और उन स्कूल्स में एक बड़ी तादाद ऐसे स्टाफ की है जो ना तो अंग्रेज़ी मीडियम से हैं और ना ही उन्हें इस तरह के किसी काम का तजुर्बा है, जबकि तमाम अक़ामती स्कूल्स अंग्रेज़ी मीडियम में हैं। माजी में ज़्यादातर स्टाफ आउटसोर्सिंग पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा था, जबकि नए रिक्रूटमेंट के बाद से तालीम के मियार में फ़र्क वाज़े तौर पर देखा गया। इसके अलावा ज़्यादातर स्टाफ गैर अक़लियती तबक़े से होने की वजह से तुलबा की तरबियत और रहनुमाई में भी काफ़ी दुश्वारियाँ हैं। हुकूमत की जानिब से ऐलानात का सिलसिला जारी है, लेकिन स्टाफ की तरबियत पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। जगतियाल के एक स्कूल में आउटसोर्सिंग की एक खातून मुलाजिमा को बरतरफ कर दिया गया, जबकि वो मैटरनिटी लीव पर थी। हालांकि इस तरह के मामलात में हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन को रियायत हासिल रहती है, लेकिन समाजी कारकुनों और दीगर स्टाफ की तवज्जो दिलाने के बाद खातून को बहाल किया गया। याद रहे कि आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहें कुछ ज़्यादा नहीं होती और उन्हें वक्त पर तनख्वाह भी नहीं मिलती। इसी तरह निज़ामाबाद में प्रिंसिपल और दीगर स्टाफ ने चंद खवातीन के साथ जिनसी हरासानी की कोशिश की, उन्हें फहश वीडियो पयामात भेजे। इस मामले में भी समाजी कारकुनों ने मुदाखलत की। टिमरीज़ के आला अहदेदारों से नुमाइंदगी और मीडिया में इस खबर के आने के बाद कार्रवाई हुई। इस तरह की खबरें नाकाबिल कबूल हैं, क्योंकि इन इदारों में कई तालिबात ज़ेर तालीम हैं। अगर यही सूरत हाल है तो उन लड़कियों के साथ असातिज़ा और स्टाफ का रवैया कैसा होगा? ये एक तशवीशनाक बात है। टिमरीज़ आला अहदेदारों और डायरेक्टरेट के तरीक़ेकार पर इससे पहले भी सवाल उठे थे। इसके अलावा परचेजिंग में धांधलियों की बात भी सामने आई थी, और अब ताज़ा तौर पर टिमरीज़ के स्टाफ की इन हरकतों से ये सवाल पैदा होता है कि आखिर लड़कियां इन स्कूल्स में महफूज हैं या नहीं। उम्मीद के टिमरीज़ के अहदेदार इस मसले पर तवज्जो देंगे और इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए इक़दामात करेंगे। नए ज़रई कानूनों के खिलाफ किसानों के एहतजाज का आज 22वां दिन है। किसानों को सड़कों से हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे की बेंच में आज दोबारा सुनवाई हुई। कोर्ट ने हुकूमत और किसानों दोनों को सलाह दी। सरकार ने कहा कि ज़रई कानूनों को होल्ड करने के इम्कानात तलाशें। वहीं किसानों को कोर्ट ने नसीहत की कि एहतजाज का तरीक़ा बदलें। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम अभी ज़रई कानूनों की लीगैलिटी पर फैसला नहीं करेंगे, हम किसानों के एहतजाज और शहरियों के बुनियादी हक़ से जुड़े मुद्दों पर ही फैसला सुनाएंगे। हम कानूनों के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा करने के बुनियादी हक़ को मानते हैं और इसे छीनने का कोई सवाल नहीं उठता। बात सिर्फ यही है कि इससे किसी की जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को एहतजाज का हक़ है, हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन मुजाहरे के तरीक़ों पर हम गौर करेंगे। हम मरकज़ी हुकूमत से कहेंगे कि जिस तरह से मुजाहरा किया जा रहा है उसमें थोड़ी तब्दीली लाएं, ताकि इससे आमद और रफ्त करने के शहरियों के हक़ पर असर ना पड़े। मुजाहरा करना तब तक दस्तूरी है जब तक कि उससे किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचे या किसी की जान को ख़तरा ना हो। मरकज़ी हुकूमत और किसानों को बातचीत करनी चाहिए। हम इस पर गौर कर रहे हैं कि गैर जानिबदार और इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई जाए ताकि दोनों तरफ की बात रखी जा सके।
ये कमेटी जिस फैसले पर पहुंचेगी उसे माना जाना चाहिए। जब तक मुजाहरा जारी रखा जा सकता है, इस कमेटी में पी साईनाथ, भारतीय किसान यूनियन जैसे लोगों को मेंबर बनाया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को अगर आप ब्लॉक करते हैं तो शहर के लोगों तक खाने का सामान नहीं पहुंचेगा। बातचीत से आपका मकसद पूरा हो सकता है, धरने पर बैठे रहने से मदद नहीं मिलेगी। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम किसानों की हालत से वाकिफ़ हैं, आपके मकसद से हमदर्दी रखते हैं। आपको सिर्फ अपने एहतजाज का तरीक़ा बदलना है। हम भरोसा देते हैं कि आपकी बात सुनी जाएगी। मरकज़ी हुकूमत इस पर सोचे कि कानून पर फ़िलहाल रोक लगाने की क्या इम्कानात हैं। क्या हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ये भरोसा दिला सकती है कि इस मामले की सुनवाई होने तक वो कानून को अमल में नहीं लाएगी। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तजवीज़ की गई कमेटी का फ़ायदा किसानों को ज़रई असलाहत कानून को वापस लेने के बाद ही होगा और अदालत का मशवरा किसानों की अखलाकी जीत है। AIKSCC ने अदालत में इस मामले पर हुई समाअत के बाद जारी रद्दअमल में कहा कि दिल्ली के तहरीक 3 ज़रई कानून और बिजली कानून 2020 की वापसी तक जारी रहेगी। किसान हमेशा अपनी राय रखते रहे हैं। किसान तंजीम ने कहा कि वज़ीर आज़म मुल्क से झूठ कह रहे हैं कि उन कानूनों से किसानों की ज़मीन नहीं छिनेगी और कम से कम इमदादी कीमत यानी MSP जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये दावे किए जा रहे हैं और इन किसानों ने कहा कि अदालत के ज़रिए हुकूमत को मशवरा किसानों की अखलाकी जीत है। किसान हमेशा ही अपनी राय रखने के लिए तैयार हैं। अगर कोई कमेटी बनती है तब भी दिल्ली की तहरीक इन कानूनों के विड्रॉ होने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। सरकार की किसी भी अरेंजमेंट को या सरकार की किसी भी एश्योरेंस को किसान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि किसानों का विश्वास उठ चुका है सरकार से। ये आज का एक जजमेंट बड़ी स्पष्ट करती है कि सरकार के कानून, तीनों कानून बुरे हैं, किसानी के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कह देना कि हमें एश्योरेंस दो कि आप इनको अभी लागू नहीं करोगे, ये अपने आप में कानूनों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाता है। आज के इस कोर्ट जजमेंट, कोर्ट के ऑर्डर से यह भी बड़ा स्पष्ट होता है कि किस तरह सरकार ने किसानों को बिना कॉन्फिडेंस में लिए कानून जो बनाए, उन कानूनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि ये कानून लागू होने चाहिए। सरकार का बहुत बड़ा मांग करते हैं कि SGPC प्रेसिडेंट झूठ बोली है, इसलिए श्री अकाल तख्त साहब उसके खिलाफ कार्रवाई करें। सर क्या नाम हो गया उनका? बीबी जगीर कौर प्रेसिडेंट है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे ऐसे पॉलिटिकल एलिमेंट को जो झूठ फैलाकर इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेगा। जितनी सख्त से सख्त शब्द हैं उनके साथ हम उसके बयान की तो निंदा करते ही हैं, बल्कि श्रोमणी अकाली दल को भी आगाह करते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसी बात कभी भी टॉलरेट नहीं करेंगे। बाकी आज आप सब जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, अभी हमारे पास उस नरेंद्र मोदी हुकूमत के ज़रई शोबे से जुड़े 3 खवानीन का जुमेरात को दिल्ली असेंबली में शदीद मुखालिफत हुई और बरसर इख्तिदार जमात आम आदमी पार्टी के अरकान असेंबली की जानिब से ऐवान में कानून की कॉपियाँ फाड़ने से हंगामा हो गया। दिल्ली असेंबली का आज एक रोज़ा खुसूसी इजलास तलब किया गया। इजलास के आगाज़ में ही वज़ीर ट्रांसपोर्ट और माहौलियात कैलाश गहलोत ने करारदाद पेश की, जिसमें तीनों ज़रई क़वानीन को मनसूख करने की बात कही गई। तजवीज़ पर बहस के दौरान हुक्मरान जमात के महेंद्र गोयल और सोमनाथ भारती ने ऐवान में ज़रई क़वानीन की कॉपियाँ फाड़ी और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए कहा कि जो कानून किसानों के हक़ में नहीं है उसे कबूल नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुजाहरा कर रहे किसानों के साथ नजर आ रही है। पार्टी तीनों क़वानीन को किसानों के खिलाफ बताकर उन्हें फौरी वापस लेने का मुतालबा कर रही है। उस आंदोलन की लीडरशिप की थी भगत सिंह के पिताजी ने, किशोरी सिंह जी ने, और भगत सिंह के चाचा ने, अजीत सिंह जी ने। उन दोनों ने मिलकर एक भारत माता निर्माण सोसाइटी बनाई थी
उस सोसाइटी की लीडरशिप के अंदर वो आंदोलन हुआ था इन तीनों कानूनों को खारिज करवाने के लिए। उस वक्त भी अंग्रेज सरकार ने कहा था थोड़े अमेंडमेंट कर देते हैं। कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन हुए थे। अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसमें थोड़े बदलाव कर देते हैं, लेकिन किसान डटे हुए थे कि हमें तीनों कानून वापस करवाने हैं, और अंत में अंग्रेजों ने तीनों कानून वापस लिए थे। मैं सोच रहा था कि भगत सिंह ने क्या इसी बात के लिए कुर्बानी दी थी कि जब देश आज़ाद होगा तो अपनी सरकारों के खिलाफ भी इसी किस्म से आंदोलन करने पड़ेंगे। आज़ाद भारत के अंदर भी इतने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ेगी। आज कितने किसान हमारे सिंघू बॉर्डर के ऊपर। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्लियामेंट का सरमाई इजलास न बुलाने पर मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि वो सरमायादार दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाती है, लेकिन किसानों के मसाइल पर बात ना हो लिहाजा वो सरमाई इजलास मुलतवी कर देती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत ने मानसून सेशन कोरोना बहरान के दरमियान बुलाया और अपने सरमायादार दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 3 ज़रई क़वानीन पास करवाए। किसान उन क़वानीन में किए गए इल्ज़ामात के खिलाफ धरना मुजाहरा कर रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत तहरीक ख़त्म करने के लिए उनसे बातचीत कर रही है और न ही पार्लियामेंट का सरमाई इजलास बुला रही है। प्रियंका ने ट्वीट किया कि कोरोना बहरान के दरमियान पार्लियामेंट चलाकर बीजेपी हुकूमत ने अरबपति दोस्तों के लिए बनाए गए ज़रई क़वानीन को पास कर दिया, लेकिन किसानों के मुतालबात पर 11 किसानों की शहादत और बाबा राम सिंह की खुदकुशी के बावजूद ज़रई क़वानीन पर मुज़ाकरे के लिए पार्लियामेंट नहीं खुल सकती। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के मन में आईनी तंजीमों के तई कोई एहतराम नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने चारशंबे को दिफाई मामले की पार्लिमानी कमेटी की मीटिंग से बायकॉट किया। जावड़ेकर ने इल्ज़ाम लगाया कि राहुल गांधी को इस बात का इल्म नहीं है कि कमेटी के सामने साल भर में कौन से मौजू रखे जाएंगे, जबकि ये मौजू मीटिंग में जिक्र के बाद ही तय होते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में कमेटी की 14 मीटिंग्स हुई, जिसमें सिर्फ 2 मीटिंग्स में वो मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जब मौजू मशवरे का मौका था तब राहुल गांधी और उनके साथियों ने कुछ नहीं कहा और अब बीजेपी पर यह कहकर कसूर थोप रहे हैं कि मीटिंग में अहम मौजू नहीं उठाए जा रहे हैं। मुस्तकिल कमेटी की मीटिंग मुखालिफ ज़ाहिर या अवाम के लिए तकरीर देने का मुकाम नहीं है। जावड़ेकर ने कहा कि वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की हुकूमत के दौरान भी राहुल गांधी ने काबीना से मंजूरा ऑर्डिनेंस के तई अवामी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था, जिससे साबित होता है कि आइन के तई उनकी कोई अकीदत नहीं है। बिहार इंतखाबात जीतने के बाद बीजेपी अब वेस्ट बंगाल के असेंबली इंतखाबात जीतने की तैयारी में जुट गई है। यहाँ 2021 में असेंबली इंतखाबात होने हैं। अब तक बीजेपी वेस्ट बंगाल के इख्तिदार के करीब भी नहीं पहुँच पाई है। यही वजह है कि इस बार उसने इंतखाबात से पहले मरकज़ी वज़रा, एक डिप्टी सीएम और नेशनल लेवल के कायदीन को ज़मीन पर उतार दिया है। हर एक के ज़िम्मे 6 से 7 लोकसभा हलके हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को रियासत के दौरे पर जाएंगे। पार्टी के ज़राए ने बताया कि अमित शाह के बाद मरकज़ी वज़रा गजेंद्र सिंह शेखावत, संजीव बालियान, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा और मनसुख मांडविया अगले कुछ दिनों में रियासत का दौरा करेंगे। इससे पहले बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 2 दिन के लिए बंगाल गए थे। ज़राए ने कहा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और मध्य प्रदेश के वजीर नरोत्तम मिश्रा को भी वेस्ट बंगाल में जिम्मेदारी सौंपी गई है। मरकजी वजीर प्रहलाद पटेल ने भी इसकी तस्दीक की है कि उन्हें नॉर्थ बंगाल में पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का जिम्मा दिया गया है। इससे साफ है कि पार्टी इस बार अपने लिए अच्छा मौका देख रही है और इंतखाबात जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ये सभी कायदीन 19 दिसंबर को अमित शाह की सदारत में होने वाले एक इजलास में हिस्सा लेंगे। 2019 के इंतखाबात में बीजेपी 42 लोकसभा सीटों में से 18 जीतकर बरसरे इख्तिदार तृणमूल कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें डॉक्टर कफील खान की रिहाई के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश डॉक्टर कफील खान ने अदलिया पर अपने एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर कफील खान ने ट्विटर पर लिखा, मेरे कौमी सलामती एक्ट यानी NSA के तहत हिरासत को रद्द करने के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली यूपी हुकूमत की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मुझे अदालत पर पूरा यकीन था, मुझे इंसाफ मिला, अल्लाह का शुक्र है। जय हिंद, जय भारत।
मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह फैसला एक बेहतर फैसला नजर आता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस बोबडे की क़यादत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डॉक्टर कफील खान की रिहाई के ताल्लुक से दिए गए हाई कोर्ट के फैसले में मुदाखलत करने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में डॉक्टर कफील खान की NSA के तहत की गई कार्रवाई को कलअदम करार दिया था। 1 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जरिए डॉक्टर कफील खान की रिहाई के फैसले के बाद यूपी हुकूमत की काफ़ी फजीहत हुई थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और SLP दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट काबिल एतराज़ ट्वीट मामले में स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा के खिलाफ अदालत की तौहीन का नोटिस जारी किए जाने के सिलसिले में अर्जियों पर जुमे को हुक्म जारी करेगा। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की बेंच ने अलग अलग अर्जियों की मुश्तरका समाअत करते हुए जुमेरात को अपना हुक्म महफूज रख लिया। अदालत ने दोनों मामलों में सभी मुताल्लिका फरीकों की दलीलें सुनने के बाद कहा, हम कल इस पर अपना हुक्म जारी करेंगे। कुणाल कामरा पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और उसके जजों के खिलाफ काबिल एतराज़ ट्वीट किए थे, जबकि कॉमिक आर्टिस्ट रचिता तनेजा ने इलिस्ट्रेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत के दरमियान मुबैना साठगांठ को जाहिर करते हुए काबिल एतराज़ ट्वीट किए थे। गुज़िश्ता दिनों दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट शाये हुई थी, जिसमें बताया गया था कि फेसबुक ने अपने मुलाजिमीन की सलामती के पेश नज़र बजरंग दल के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। हालांकि ज़ाब्तों के मुताबिक इस मुतनाज़िया तंजीम के खिलाफ फेसबुक इंडिया को कदम उठाना चाहिए था। अब इस सिलसिले में फेसबुक इंडिया के चीफ अजीत मोहन की चाशुम्बी के रोज़ पार्लिमानी कमेटी के सामने पेशी हुई। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अजीत मोहन ने पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उनसे मुलाजिमीन की सिक्योरिटी पर मबनी फ़िक्र के मद्देनज़र बजरंग दल पर पाबंदी ना लगाए जाने जैसी खबरों पर सवाल किया गया। शशि थरूर की सदारत वाली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश मोहन से कई अहम उमूर पर भी सवाल किए गए। बताया जाता है कि कमेटी ने उन्हें पब्लिक डेटा सिक्योरिटी के इशू पर तलब किया था। मोहन के साथ फेसबुक के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर शिवनाथ ठकराल भी आए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और शेख हसीना ने हिंदुस्तान और बांग्लादेश के माबीन मुनक़िदा डिजिटल समिट में शिरकत की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 55 साल बाद हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान चिल्हाटी हल्दी बॉर्डर रेल राब्ते का मुश्तरका इफ्तिताह किया। दोनों ने मुश्तरका तौर पर शेख मुजीबुर रहमान पर यादगारी डाक टिकट जारी किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को एक अहम सुतून बताया। शेख हसीना ने हिंदुस्तान के ताउन को सराहा। विजय दिवस के रूप में मनाना हमारे लिए गर्व की बात है। आज जब बांग्लादेश आजादी के 49 वर्ष मना रहा है, मैं दोनों देशों के शहीदों को, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। विजय दिवस के अवसर पर कल मैंने भारत में राष्ट्रीय समर स्मारक में श्रद्धा सुमन अर्पित किए और एक स्वर्णिम विजय मशाल प्रज्वलित करी। ये 4 विजय मशाल पूरे भारत में भ्रमण करेगी और हमारे शहीदों के गांव-गांव ले जाई जाएगी। 16 दिसंबर से हम स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं, जिसमें भारत भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक्सेलेंसी, मुजीब वर्षों के अवसर पर मैं सभी भारतीयों की ओर से आपको बधाई देता हूं। अगले वर्ष बांग्लादेश यात्रा के निमंत्रण के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके साथ बंगबंधु को श्रद्धांजलि अर्पित करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। एक्सेलेंसी, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। यह बात सही है कि वैश्विक महामारी के कारण
यह वर्ष बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन संतोष का विषय है कि इस कठिन समय में भारत और बांग्लादेश। अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7 करोड़ 46 लाख से ज़्यादा हो गया। 5 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 16 लाख 58 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। अब भी दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज उनके ऑफिस की तरफ से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया कि सदर जुमेरात को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें कोरोना वायरस की इब्तदाई अलामात देखे गए हैं। फ्रांस में जारी खवायद के मुताबिक मैक्रोन को अब 7 दिन तक सेल्फ आइसोलेशन में रहना होगा। इस दौरान वो अपना कामकाज करते रहेंगे। सभी मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगी। कोविड-19 की वजह से 20 जनवरी को होने वाले मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन की तकरीब हल्फबरदारी में मेहमानों की तादाद काफ़ी कम रहेगी। आमतौर पर इस तकरीब के लिए करीब 2 लाख टिकट बेचे जाते हैं, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सिर्फ 1000 टिकट ही बेचे जाएंगे। इनके अलावा सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 535 अरकान होंगे। इसी बीच खबर आई है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन अगले हफ्ते पब्लिकली वैक्सीनेशन करवाएंगे। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने खुद माना है कि मुल्क के इन्फेक्शियस डिजीजेस एक्सपर्ट और ट्रंप की कोरोना टास्क फोर्स के एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फॉसी ने उन्हें जल्द वैक्सीन लगवाने को कहा है। हिंदुस्तान में कोरोना इन्फेक्शन के नए केसेस के मुकाबले में इस बीमारी से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद मुस्तकिल तौर पर बढ़कर 95 लाख के करीब हो गई है और जेर इलाज मरीजों की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है और उनकी शरह 1.25% से कम हो गई है। जुमेरात को सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,010 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें इन्फेक्शन जिनकी वजह से जो मुतासरीन हैं उनकी कुल तादाद 99,56,000 से ज़्यादा हो गई। इसी अरसे के दौरान 33,291 मरीजों की बाजियाबी की वजह से कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 94,89,000 हो गई और बाजियाबी की शरह 95.31 हो गई। एक्टिव केसेस में 9,636 की कमी से मजमूई तादाद ये 3,22,000 रह गई और ये शरह को कम होकर 3.24% 3.24% हो गई। इसी अरसे में 355 मरीजों की हलाकत के साथ अमवात की तादाद बढ़कर 1,44,451 हो गई है। तेलंगाना में कोविड-19 के 509 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,89,644 हो गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1505 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 517 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,70,967 हो गई। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 7,172 है, जिनमें 5,063 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। चीन के शहर वुहान में तकरीबन 1 साल कबल मंजर-ए-आम पर आने वाला कोरोना वायरस सन 2020 में दुनिया भर में फैल गया, जिससे लाखों अफराद हलाक हो गए। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बैनुल-अक़वामी टीम ये पता लगाने के लिए वुहान जाएगी कि आखिर ये कोरोना वायरस कहाँ से आया है। आलमी इदारे सेहत ने चाशुम्बे के रोज़ इसका ऐलान भी किया था। WHO के तर्जुमान हेडन हेल्डरसन ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इसमें इस बात की तस्दीक कर सकता है कि माहिरीन की टीम जनवरी में चीन का दौरा करेगी, जिसमें वबाई अमराज के माहिर और जानवरों के सेहत के माहिरीन भी शामिल हैं। अगरचे कि कोरोना का पहला केस गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीन के वुहान में पाया गया था, जिसके बाद चीन पर कई इल्ज़ामात लगे, लेकिन वो हमेशा उन तमाम इल्ज़ामात से बचता रहा। WHO के चीफ टेड्रोस गैब्रियोसिस ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमारी टीम वुहान जाएगी ये मालूम करने के लिए कि आखिर ये ख़तरनाक वायरस कहाँ से आया है। हम मुसलसल कोरोना वायरस के ज़रिए की तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए एक बार फिर से चीन के वुहान से मुताला शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक तफ्तीशी टीम वुहान में कोरोना का ज़रिया तलाश करने जाएगी। ये
इन्वेस्टिगेटिव टीम इस बात का पता लगाएगी कि आखिर वहां क्या हुआ था। इसके अलावा ये भी देखा जाएगा कि किसी नतीजे पर पहुंचने के दूसरे कौन से रास्ते हैं। उनका मानना है कि इस बीमारी का आगाज़ चीन के वुहान में हुआ था। इससे कबल जुलाई में आलमी इदारे सेहत के 2 माहिरीन भी तहकीकात के लिए चीन पहुंचे थे। अब ये टीम एक बार फिर चीन जा रही है। अब पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर है कि क्या WHO की टीम ये पता लगाने में कामयाब होगी कि आखिर इस कोरोना की शुरुआत कैसे हुई। WHO proposed the ACT accelerator, but it's important to emphasize that a vaccine will complement the other tools we have, not replace them. A vaccine on its own will not end the pandemic. Surveillance will need to continue. People will still need to be tested, isolated, and cared for. जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस वैक्सीन को इस वबा के खिलाफ आबे हयात मान रही है, तब WHO के एक बयान ने सबको चौंका दिया। WHO के वेस्टर्न पैसिफिक ऑफिस ने कहा कि वैक्सीन कोई सिल्वर बुलेट नहीं है जिससे एक झटके में 1 साल से पूरी दुनिया को मुतासिर कर रही वबा खत्म हो जाएगी। WHO में वेस्टर्न पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर ताकेशी कासाई ने वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में आज कहा कि जब तक वायरस सोसाइटी में सर्कुलेट हो रहा है तब तक हम सभी रिस्क में हैं। 40 बरस से कम उम्र के नौजवान और समाजी सतह पर एक्टिव लोगों को इन्फेक्शन से खुद को बचाना होगा। उन्होंने कहा कि महफूज और असरदार वैक्सीन बनाना एक बात है और उसे दरकार मिकदार में मैन्युफैक्चर कर हर एक तक पहुंचाना दूसरी बात। ये शुरुआत में कुछ ही लोगों तक पहुंचने वाली है। हाई रिस्क ग्रुप्स को प्रायोरिटी की बुनियाद पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ये बात पहले भी हो चुकी है कि वैक्सीन आने के बाद भी एकाएक हालात नहीं सुधरने वाले। ताकेशी कासाई के मुताबिक हमें अपने रहन सहन में बदलाव लाने की ज़रूरत है। हमें न सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने से जुड़े सभी लोगों को कोरोना से बचाकर रखना है। इसके लिए हमें चौकन्ना रहना होगा। उन्होंने दोहराया कि बार बार हैंड वॉश, घर से बाहर मास्क पहनना होगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग कायम रखना होगा और ट्रांसमिशन के हाई रिस्क वाले इलाकों में जाने से बचना होगा। इस वक्त हमें ऐसे फैसले लेने होंगे जो ट्रांसमिशन रोकेंगे। ऐसा करके ही हम 2021 में उम्मीद के साथ जा सकते हैं। Actual rollout at the country level is a complex and needs to go through several steps, such as registrations or market authorizations and logistics preparations on the ground. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 की लॉन्चिंग की। ये लॉन्चिंग दोपहर 3:41 पर PSLV C-50 रॉकेट से की गई। कोरोना वबा में किसी सैटेलाइट की यह महज दूसरी लॉन्चिंग है। CMS-1 हिंदुस्तान का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। यह हिंदुस्तान के ज़मीनी इलाके के अलावा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप भी कवर करेगा। यह इसरो का इस साल का आखिरी मिशन भी है। यह सैटेलाइट 7 साल तक काम करेगा। 44 मीटर ऊंचे 4 स्टेज वाले PSLV C-50 XL कॉन्फ़िगरेशन में PSLV की ये 22वीं उड़ान है। नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में PSLV 4 स्टेज या इंजन वाले रॉकेट हैं। किसी मिशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट का सिलेक्शन सैटेलाइट के वजन और उस ऑर्बिट पर मुनहसर करता है जहां सैटेलाइट को चक्कर लगाना होता है। लॉन्चिंग के 20 मिनट बाद PSLV C-50 ने सैटेलाइट को इजेक्ट कर दिया। CMS-1 ऑर्बिट में GSAT-12 की जगह लेगा। 1410 किलो वजनी GSAT-12 को 11 जुलाई 2011 को लॉन्च किया गया था। इसका मुद्दत हयात यानी उसका टर्म 8 साल का था। लॉन्चिंग के बाद इसरो के चेयरमैन के सिवन ने कहा कि सैटेलाइट बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यह अगले 4 दिन में तय जगह पर प्लेस हो जाएगा। हमारी टीमों ने कोरोना के बावजूद बेहतर तरीके से और महफूज रहते हुए काम किया है। इससे पहले इसरो ने सतीश धवन सेंटर से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 EOS-1 लॉन्च किया था। यह रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। PSLV C-49 रॉकेट के जरिए मुल्क के EOS-1 के साथ ही 9 बैरूनी सैटेलाइट्स भी भेज चुका है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।